नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है और एथिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा एटीट्यूड है, उसके कुछ ऐसे टॉपिकों पे हम चर्चा कर रहे थे जिन पर गत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं। यूपीएससी में भी आए हुए हैं और यूपी पीसीएस में खास तौर पे आया हुआ है। और जो टॉपिक है वो है आज का एटीट्यूड और वैल्यूज में क्या रिलेशन है, अभिवृत्ति और मूल्यों में क्या रिलेशन है, और अभिवृत्ति और अभिरुचि, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे वैल्यूज से कि अभिवृत्ति और वैल्यूज में, मूल्यों में क्या समानता है या क्या अंतर है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। इन पे प्रश्न आए हुए हैं गत वर्षों में, यूपी पीसीएस में प्रश्न आए हुए हैं, यूपीएससी में भी कभी भी प्रश्न आ सकता है। एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, अभिवृत्ति एवं मूल्य। अभिवृत्ति एवं मूल्य। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बीच क्या संबंध बनता है, क्या रिलेशन बनता है, क्या दोनों में समानता है और दोनों में क्या अंतर है। ये तीन ही चीजें हमको पढ़नी होती हैं और 150 शब्दों में ये सब कुछ हम लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम शुरुआत करें ना अभिवृत्तियों की या मूल्यों की, जब भी हम शुरुआत कर रहे हैं या किसी भी चीज के कोई भी टॉपिक जो है हमारा एथिक्स में, तो खासकर जो ये साइकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है, यदि हम यहाँ पे किसी एक अंग्रेज का नाम लिख दें, किसी एक मनोविज्ञानी का नाम लिख दें, तो क्या होता है कि बात में वजन आ जाता है ना, पुख्ता हो जाता है सबूत। ठीक है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिखें, पर हाँ उत्तर में तो आया हुआ होना चाहिए। तो अपनी बात में हम वजन डालने के लिए यहाँ पर एक अंग्रेज का नाम लिख लेते हैं और उस अंग्रेज का जो नाम हम लिखेंगे उसका नाम क्या है, मिल्टन रोकीच। मिल्टन रोकीच। तो मिल्टन रोकीच एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने क्या किया है, एटीट्यूड्स और वैल्यूज पर अपना एक पुस्तक लिखी है। मिल्टन रोकीच है ये, और इनकी जो एक जो है क्या है पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है, द नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। द नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इसमें इन्होंने क्या किया है कि अभिवृत्ति और मूल्यों का क्या संबंध है, इस पर विस्तार से इन्होंने चर्चा की है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभिवृत्ति और मूल्यों में क्या संबंध है। तो अभिवृत्ति तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि क्या चीज है। तो मूल्य हमारे क्या है, एटीट्यूड हमारे क्या है, रुझान है। अभिवृत्ति क्या है, हमारी रुझान है। दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारा रुझान ही अभिवृत्ति कहलाता है। चाहे वो सकारात्मक रुझान हो, चाहे वो नकारात्मक रुझान हो, चाहे वो तटस्थ रुझान क्यों ना हो। तो अभिवृत्ति को हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, रुझान कह सकते हैं। जबकि जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, इनको हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, ये क्या है, हमारे नैतिक आदर्श हैं। हमने टॉपिक नंबर 1 में मूल्यों को बहुत अच्छे से पढ़ा था, और यदि मूल्यों में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, बहुत ज्यादा कुछ समझना है, तो पहले टॉपिक नंबर 1 हमने पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप चेक कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। तो नैतिक आदर्श एक तरीके से है। मूल्य हमेशा ही क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। आदर्श क्यों होते हैं, क्योंकि ये यथार्थ में है नहीं। आदर्श उनको कहते हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, जिनको हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। तो ये हमारे नैतिक आदर्श है। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इन आदर्शों के पीछे चलता है, इन आदर्शों को पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, रुझान। रुझान तो मैंने आपको बताया कि आपका एटीट्यूड है किसी भी दुनिया के किसी भी भौतिक और मानसिक विषय के प्रति, दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति। तो है क्या, देखिए आदर्श जो है, जो नैतिक आदर्श है, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि यदि हमें इनको आपस में बताना हो, जैसे मैं संबंध की बात कर रहा था, तो भाई सबसे अच्छे से संबंध कब समझ में आता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि हम वेन डायग्राम से इसको समझे। वेन डायग्राम जानते हो, वेन आरेख जो होता है ना, तो सीसेट आपने पढ़ाई होगा। यदि हम, तो ये क्या है, हमारे मूल्य है,
और इन्हीं मूल्यों का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा अभिवृत्ति, एटीट्यूड्स कहलाता है। तो ये क्या है, वैल्यूज, और ये क्या है, हमारे एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या क्या है, मूल्य है, और ये हमारी क्या है, अभिवृत्ति है। नैतिक मूल, नैतिक जो आदर्श है हमारे, ये वो है जिन पे कि हमारा पूरा समाज टिका हुआ है, जिन पे पूरी सोसाइटी चल रही है, जिन पे जो है वो देश चल रहे हैं। और जो रुझान है हमारा, वो है कि हम किसी भी चीज के प्रति क्या, किस तरीके का रुझान है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बड़ों को सम्मान करना एक क्या है, नैतिक मूल्य होता है, बड़ों को सम्मान करना, बड़ों का आदर करना। उसके लिए हमने एक प्रतिमान बनाया हुआ है, पैर छू करके, पैर छूना है तो आदर्श जो है वो, सम्मान जो है वो मान लिया जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पैर छूने में बिल्कुल मजा नहीं आता होगा, उनका मन नहीं करता होगा, पर वो पैर छू रहे हैं, तो इनका पर कैसा हो गया, रुझान हो गया। और इस रुझान को हम क्या कह देंगे, नकारात्मक एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक अभिवृत्ति। और यदि उसको पैर छूने में बहुत मजा आता है, जब भी कोई बड़ा देखता है खुश होता है, दौड़ करके पैर छूता है कि भाई आशीर्वाद मिलेगा, तो उसको हम कह देते हैं सकारात्मक अभिवृत्ति। तो वो एक एटीट्यूड है पैर छूने के प्रति। लेकिन जो बड़ा मूल्य है वो क्या है कि भाई बड़ों का सम्मान करना है, आदर करना है। तो ये क्या हो गए, नैतिक आदर्श हो गए। नैतिक आदर्शों के उदाहरण क्या है ना, किन उदाहरणों से हम कहेंगे कि भाई नैतिक आदर्श है। तो आपके कई सारे मूल्य हैं, मूल्यों के उदाहरण क्या होते हैं, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, वही जो भी बड़ी बड़ी जो बातें होती है वो सब है। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, सहनशीलता हो गया, ठीक है, करुणा हो गया, दया हो गया, करुणा, दया, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य कहलाते हैं, नैतिक आदर्श कहलाते हैं। साहस, अहिंसा मैंने लिख ही दिया है ना, तो ये सारे के सारे। अच्छा, क्या है कि जब नैतिक आदर्श यदि किसी में आ जाए, यदि, तो क्या होगा। यदि देखो नैतिक आदर्श एक तो आएंगे क्या, देखिए जैसे दूसरों की मदद करना है ना, मैंने आपको बताया सत्य है, अहिंसा है। अब जैसे मान लो कि सत्य है, तो सत्य तो क्या हो गया, मूल्य हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सच बोलने वालों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, यानी कि सच बोलने वालों को थोड़ा सम्मान देता है, आदर के भाव से देखता है, तो ये उसका एटीट्यूड हो गया सत्यता के प्रति सकारात्मक, सच बोलने वाले लोगों के प्रति सकारात्मक। तो वो तो क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया, जो कि उसके व्यवहार में झलक रहा है। लेकिन ये क्या है, सत्य क्या है, एक नैतिक आदर्श की स्थिति है। अच्छा, होगा क्या, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक सद्गुण का सिद्धांत पढ़ाया था, ठीक है, कि हमारे जो ग्रीक फिलोसफर जो रहे प्राचीन, चाहे सुकरात हो, प्लेटो, चाहे अरस्तु हो, तो उन्होंने सद्गुण का सिद्धांत दिया। वर्च्यू एथिक्स जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो वर्च्यू क्या होते हैं कि जब ये मूल्य, हम उनका बार बार अभ्यास कर रहे हैं, हर परिस्थिति में सच बोलता हूं, जब भी परिस्थिति आती है सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो धीरे धीरे सच बोलना क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। और जब सच बोलना व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा, तो उस परिस्थिति में जब कैसी भी परिस्थिति होगी, व्यक्ति सच ही बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जब कोई मूल्य किसी व्यक्ति में गहराई तक समा जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सद्गुण कह देते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं, सद्गुण कह देते हैं। सद्गुण को ही एथिक्स की भाषा में या फिलॉसफी की भाषा में क्या कहा जाता है, वर्च्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्च्यू कहा जाता है। तो सद्गुण हम इसको कहते हैं। अब इसका और कोई बहुत अच्छा सा एग्जांपल यदि आपको देखना हो, तो कैसे कह सकते हो कि जैसे आपने तारे जमीन पर फिल्म देखी होगी, है ना। तो तारे जमीन में फिल्म में आमिर खान क्या होता है, एक टीचर का रोल अदा करता है। तो उस टीचर के रोल में, चूंकि वो पहले अपंगों के बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वो माफ कीजिए, दिव्यांगों के स्कूल में पढ़ा रहा होता है, या मेंटली रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं उस स्कूल में पढ़ा रहा होता है। तो वो उसने समय से लंबे समय तक उसने धीरे धीरे हर परिस्थिति में क्या किया, उसने करुणा का, ठीक है, करुणा का जो मूल्य है उसको अपनाया, हर परिस्थिति में अपनाया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें हर एक बच्चे के प्रति करुणा आ गई। क्या पैदा हो गई, करुणा की, करुणा का मूल्य उसमें आ गया। अब वो जिस किसी भी बच्चे को देखता उसकी सहायता करने के प्रयास करता। तो इसी क्रम में वो एक दिन उसको देख लेता है, उस लड़के को, और उसकी भी क्या करता है, मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। क्या, पूरी तरीके से मदद करता ही है।
यदि आपको इसमें और कोई भी एग्जाम्पल यदि देखना हो तो जैसे आप गोदान उपन्यास है प्रेमचंद जी का, आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है? एक तो होरी है, एक धनिया है, ठीक है, एक गोबर है, ठीक है। उसका नाम गोबर नहीं है बेचारे का, उस बेचारे का नाम तो है गोवर्धन दास। पर होता क्या है ना कि नाम है गोवर्धन दास, अब नाम तो है गोवर्धन लेकिन धन है नहीं, और जब धन नहीं है तो खाली क्या बचा? गोबर बचा, तो इसलिए उसका नाम हो गया गोबर। ऐसा ही होता है भाई, बड़े लोगों का नाम तो लाट साहब हो जाता है, राजा साहब हो जाएगा, कुंवर साहब हो जाएगा, पुरानी फिल्मों में आप देखते ही थे, है ना। संजू बाबा हो जाएगा उदाहरण के तौर पे। बेचारे जो छोटे लोग गरीब लोग होते हैं तो उनका नाम तो छोटू हो जाता है। जैसे कहीं पे कोई चाय की दुकान पे चाहे कोई भी काम कर रहा हो, उस बेचारे का नाम छोटू ही रख देते हैं। कोई भी पाव भाजी की, छोले कुलचे की कोई भी दुकान होगी या समोसे वगैरह की, और वहां पर कोई लड़का काम कर रहा होगा, तो ज्यादातर लोग उसको छोटू बुलाना शुरू कर देते हैं। उसका नाम भले ही कुछ भी हो, वो उसको छोटू ही बुलाना शुरू कर देते हैं। कुछ बदतमीज लोग शुरू करते हैं ऐसा, ठीक है। आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके मूल्य तो दूसरे हैं। आपका एटीट्यूड ऐसे लोगों के प्रति करुणा का होना चाहिए, तो आप में ये मूल्य आना चाहिए कि हम उनसे कैसे व्यवहार करें, उनको क्या कहकर पुकारें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बट सभी लोगों को तो नहीं आ सकता ना, सभी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप तो ऐसा कर नहीं रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप में ये मूल्य आ चुका है करुणा का, दया का, सहनशीलता का, समानता का, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। पर बाकी आम आदमी मूर्ख लोग तो ऐसा करते ही हैं। तो जैसे गोदान है, तो गोदान में क्या होता है कि जो धनिया है, धनिया में सत्य के राह पर चलने का, धर्म की राह पर चलने का जो मूल्य है वो बहुत गहराई तक समा गया है। इसीलिए वो हर परिस्थिति में क्या कहेगा? गोबर से भी ये कहता है कि बेटा हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जो है वो धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये सद्गुण होता है जो कि व्यक्ति के अंदर आ जाता है, बार बार उन परिस्थितियों में उसको डाला जाए तब। तो ये क्या होते हैं? हमारे मूल्य होते हैं, ठीक है। और मूल्यों और एटीट्यूड्स के संबंध में यदि किसी ने अच्छे से शोध की है तो उनका नाम क्या है? मिल्टन रोकीच नाम है, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इस पुस्तक में जो बात जो कही गई है प्रमुख रूप से, वो ये कहा गया है कि जो मूल्य जो होते हैं, मूल्य जो है वो हमारे विश्वासों का आधार है। मूल्य क्या है? हमारे विश्वासों का, हमारे व्यवहारों का आधार है। जैसे हमारे मूल्य होंगे, हम उन मूल्यों के अनुसार ही क्या करते हैं? अपने व्यवहार करते हैं। मूल्यों के अनुसार ही हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, और मूल्यों के अनुसार ही हमारे क्या बनते हैं? विश्वास बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहस एक मूल्य है, तो हम क्या करेंगे? इस चीज में हमें भरोसा हो जाएगा कि जो साहसी व्यक्ति हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए वीर पूजा होती है, ठीक है। जैसे राजस्थानी संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति में जैसे जब मुगलों का और राजपूतों का जब बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा था, या जो मुस्लिम जो शासक थे और राजपूत जो थे, इनमें बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा था, तब किस तरह की लेखनी होती थी, तब किस तरीके से लिखा जाता था कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 13 वर्ष सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो उस समय ऐसे लिखा जाता था, क्योंकि मूल्य, साहस के मूल्य को बहुत ऊपर उस समय रखा जाता था, इस वजह से। तो क्या होगा कि जो मूल्य जो होते हैं वो हमारे व्यवहार और हमारे विश्वासों में झलकते हैं, इनका आधार बनते हैं। मूल्यों के आधार पर ही हम क्या करते हैं? वैसा व्यवहार करते हैं, और वैसे ही हमारे विश्वास बन जाते हैं। जबकि जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, वो एटीट्यूड क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। एटीट्यूड क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। जैसे हमने कहा ना कि बरस 18 कुकर जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। कि हथले वो ही मूठ किण हाथ में लगा माए, लाखा बाता हेक लो चूड़ो मो न लजाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक औरत ये कह रही है कि हथले वो ही मूठ किण, के हथलेवा हो रहा है कि जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ में लगा माए, तो मेरा हाथ उससे हाथ से टच हुआ, उसकी चोटों से निशान देखे तलवारों के। हथले वो ही मूठ किन हाथ में लग गया माए, लाखा बाता हेक लो, कि चाहे लाख बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, चूड़ो मो ना लजाए, कि ये मेरी चूड़ी को नहीं लजाएगा, यानी कि ये बहुत वीर है। जैसे बाहुबली फिल्म में डायलॉग है ना कि ये तलवार चलाने वाले बहादुर के हाथ है, क्या मैं इन्हें नहीं पहचानूंगी? तो बस वही वाला वो डायलॉग, वो राजस्थानी में, वो हिंदी में, बाहुबली फिल्म में जो है। तो
मतलब कि वीरता का मूल्य इतना हो गया। तो अब क्रिया क्या हो रही है? क्रिया ये हो रही है कि भाई राज जो बहुत ज्यादा बहादुर है उसको हम सम्मान दे रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट की भाव से देख रहे हैं, और वैसे हम क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? मूल्य मूल्य होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं? और एटीट्यूड होते हैं। अब इनमें जो है वो संबंध हम देख लेते हैं कि आखिर इनमें संबंध किस टाइप का बनेगा। इनमें संबंध जो है वो किस टाइप का बनेगा। तो आप क्या कहते हो किस टाइप का बनेगा? तो अभी अभी एक चीज तो मैंने आपको अभी बताई थी। क्या बताई थी? पहला संबंध जो है वो यदि आप देखोगे तो बेनारिक वाला तो मैंने बता ही दिया। पहला संबंध जो है, पहले संबंध में आप चाहो तो वो वाली बात लिख सकते हो, बेनारिक वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो मूल्य जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, जबकि अभिवृत्ति मूल्यों का एक हिस्सा होते हैं। दूसरी बात क्या है कि मूल्य अभिवृत्तियों का आधार होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? अभिवृत्तियों का आधार होता है होते हैं, या अभिवृत्ति प्राय मूल्यों पर टिकी होती है। तो पहला संबंध क्या है कि अभिवृत्ति प्राय मूल्यों पर टिकी होती है। कैसे? अभिवृत्ति मूल्यों पर कैसे टिकी होती है? देखो एथिक्स में क्या है कि हम क्या कहते हैं, प्राय शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि एथिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जहां पर ना तो 0 पे कुछ होता है ना 100 पे कुछ होता है, इसके बीच की स्थिति ही रहती है हमेशा ही। तो जब इसके बीच की स्थिति रहेगी तो हम सामान्यतः प्राय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने अभिवृत्ति प्राय मूल्यों पर टिकी होती है, क्योंकि हमारे एटीट्यूड्स कैसे बनेंगे? जैसे हमारे मूल्य होंगे, जिस समाज के जैसे मूल्य होंगे उस वहां के लोगों के एटीट्यूड्स भी तो वैसे हो जाएंगे ना। जैसे जापानी संस्कृति को देखो आप, जापानी संस्कृति में साफ सफाई का, स्वच्छता का मूल्य जो है वो कितना ऊपर है। इसीलिए आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब भी जापान का जहां मैच हो रहा है और वहां जापान के दर्शक यदि गए हैं तो वो स्टेडियम में खुद ही सफाई कर रहे हैं। जापान देश में आप जाओगे तो वहां पे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति गंदगी ही नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो है वो सफाई की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और पूरे शिष्टाचार अपना रहा है, एक एक शिष्टाचार अपनाता है, समय के पाबंद बहुत ज्यादा है। अब वही भारत में देख लो तो भारत में जो है वो समय की पाबंदी को इतना बड़ा मूल्य है ही नहीं। ठीक है, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी टाइम अलग होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे एक वो जोक चलता है कि भाई भारत में तीन प्रकार के झूठ चलते हैं। पहला होता है झूठ, दूसरा होता है सफेद झूठ, और तीसरा क्या होता है कि कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा या बारात हमारे घर से शाम 7 बजे रवाना होगी। ठीक है, या जो है वो भोजन जो है वो दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातों का मजाक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ समय को लेकर के इतनी जबरदस्त पाबंदी नहीं है जितने की जापानी कल्चर में है। अब जैसे अमेरिका का कल्चर है, वहां अमेरिका में पूंजीवाद को जो है वो बहुत बड़ा मूल्य है, पूंजीवाद। इसीलिए वहां पर जो है वो ज्यादातर लोग कैसे उद्यमी है, प्रतिस्पर्धा का मूल्य वहां पे विकसित हो रहा है। लोगों का एटीट्यूड फिर कैसे हो गया कि अधिक से अधिक लाभ कमाना है, क्योंकि पूंजीवाद है। वहीं अफ्रीका की कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कि जो है वो प्रतिस्पर्धा उनके अंदर है ही नहीं, वो एक साथ ही काम करना पसंद करती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मूल्य जैसे होंगे अभिवृत्ति कैसी हो जाएंगी, वैसे ही बन जाएंगी, मूल्यों पर टिकी होती हैं। यदि मूल्य बदलेंगे तो अभिवृत्ति भी बदल जाएगी, यदि मूल्य बदलेंगे तो अभिवृत्ति बदल जाएगी। जैसे एक बहुत मजेदार बात ये चलती है कि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां तो 2 प्रकार की होती हैं, एक दक्षिणपंथी होती है, एक वामपंथी होती है। तो पार्टियों का उदाहरण नहीं लेते, समाज का उदाहरण लेते हैं। जैसे 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का व्यक्ति कैसे होगा? जैसे एथनोसेंट्रिज्म होता है, एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म व्यक्ति कैसा होता है? स्वजाति केंद्रवाद, स्वजाति केंद्रवाद। ये वैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक बार समझाने के लिए और देख लेते हैं। एक होता है जीनोसेंट्रिज्म।
XENO, जीनोसेंट्रिज्म, CE। ठीक है, जीनोसेंट्रिज्म क्या होता है? परजाति केंद्रवाद। परजाति, प्रजाति नहीं है भाई ये, ठीक है, परजाति और प्रजाति में अंतर होता है। ठीक है, परजाति और प्रजाति में अंतर होता है। तो परजाति केंद्रवाद, और एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये तीनों क्या होते हैं? स्वजाति केंद्रवाद वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी जाति, हमारी धर्म, हमारी बेस्ट है, हमारी ही चीजें बेस्ट है। कहते हैं ना कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ऐसे कह दिया किसी ने तो वो कैसा हो गया? एथनोसेंट्रिज्म हो गया। यदि किसी ने कह दिया कि भाई हिंदू धर्म से बड़ा धर्म तो कोई हो ही नहीं सकता, तो एथनोसेंट्रिज्म है। किसी ने यह कहा कि हरियाणा की संस्कृति से अच्छी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है, तो वो एथनोसेंट्रिज्म है। यदि किसी ने कहा कि भाई दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई और कोई भगवान नाम की चीज होती ही नहीं है, तो वो कैसा व्यक्ति है? एथनोसेंट्रिज्म व्यक्ति है। यदि कोई ये कह रहा है कि भाई दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति तो मंगोलॉयड प्रजातियां होती हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, तो वो कौन है? वो एथनोसेंट्रिज्म है। किसी भी चीज को लेकर के, अपनी कल्चर, अपनी भाषा, ठीक है, तो हमारा ही बेस्ट है। परजाति केंद्रवाद में क्या होगा कि दूसरा ही बेस्ट है, सामने वाला ही बेस्ट है। जैसे हम कहते हैं ना, क्या यार भारत भी कोई देश है यार? देश है अमेरिका, देश है इंग्लैंड, या फिर ये हिंदी कोई भाषा होती है यार? क्या हिंदी बोलते हो? शर्म आनी चाहिए, हिंदी मत बोला करो, अंग्रेजी बोला करो, हमको हिंदी नहीं आता है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है ना, ऐसी नौटंकी कर रहा है, ऐसे नखरे कर रहा है, जैसे वो बहुत से व्यक्ति लोग ना कानों में कुंडल पहन लिया, 40-50 टैटू पूरी बॉडी में लगवा लिए हैं, ठीक है, और मतलब पूरे के पूरे एक एक चीज वेस्टर्न स्टाइल में, ठीक है, अपने आप को क्या बोलता है? गाय, हाय गाय, हाय गाय, हाय बैल, बैल तो क्या गाय, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो दूसरी संस्कृति को बेस्ट मानता है, दूसरी भाषा को बेस्ट मानता है, बोले यार बिहार भी कोई राज्य है यार, मैं गलती से बिहार में पैदा हो गया, साला राज्य तो है कौन सा? मुंबई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परजाति केंद्रवाद, किसी भी प्रकार का हो। और सांस्कृतिक सापेक्षवाद कौन सा व्यक्ति होता है? ये दोनों होते हैं आम आदमी, और ये है मेंटोस जिंदगी, यानी कि यूपीएससी वाले लोग इस टाइप के हो जाते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, तो क्योंकि उनकी समझ में आ जाता है कि दुनिया की सभी संस्कृति समान है, सभी संस्कृति अपने आप में विशेष है, हर एक संस्कृति। अब देखिए दुनिया में अलग अलग प्रकार के मूर्ख पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मूर्ख होंगे कि अमेरिका में भी जाएंगे ना तो भारतीय खाना ही खाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये इनको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। एक जीनोसेंट्रिज्म कैसा होगा कि इंडिया में भी होगा तो क्या क्या केवल पिज्जा ही खाना है, केवल अमेरिकी खाना ही खाना, नहीं हमको दाल रोटी नहीं खाना है, हमको पिज्जा खाना है, पिज्जा। ठीक है, तो ऐसे कोई नौटंकी कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? जीनोसेंट्रिज्म। और कल्चरल रिलेटिविज्म वाला व्यक्ति क्या कैसा होगा कि ठीक है यार क्या दिक्कत है, तो पिज्जा ट्राई करना है तो पिज्जा ट्राई कर लेंगे, ऐसा क्या है, कभी कभी पिज्जा भी खा लेना चाहिए। और आज रोटी मिली तो कोई बात नहीं है, रोटी क्या उससे बुरी होती है? पिज्जा और रोटी में क्या अंतर है? दोनों ही शानदार चीज है, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो उसको हम क्या कह देंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद हम कह देंगे। अब सपोज करो कि कोई व्यक्ति कैसा है? स्वजाति केंद्रवाद है, अपनी जाति को हमेशा सेंट्रल में रखता है, और उसे ये लगता है कि यार दुनिया की जो दूसरी जातियां है ना वो तो एकदम थर्ड क्लास है, वो तो सब सड़ियल है। अब ऐसे आदमी को मिल गया विदेश घूमने का मौका, वो विदेश गया, अमेरिका गया, अमेरिका के लोगों को देखा, ये देखा वो देखा, और उसको लगा कि यार जैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां क्या 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 कहा जाता होगा भारत भेजने के लिए कि देखो भारत में मुसलमानों की बहुत हालात खराब है, हमें हमारे मुसलमान भाइयों का भला करना है, उनको ना वो हिंदू उन पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उनको हमें क्या करना है? उनसे आजादी दिलवानी है। जैसे कुछ समय पहले एक जो है वो एक टीवी पे एक बहुत ऐड आया था पाकिस्तान का, बहुत फेमस भी हुआ था कि वो बच्चों पे कहलवा रहे थे कि हम इंडिया गेट पे कबाब बोलेंगे, खाएंगे, नाराए तकबीर बोलेंगे, अब मुझे हिंदी नहीं आती है,
अब पूरे हिंदुस्तान में उर्दू जबान चलेगी, तो लास्ट में वो क्या कहते हैं कि सुन लो दहशतगर्दो, अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। तो वो लास्ट में क्या कहते हैं कि भाई हर एक मुसलमान जो समस्या में, उस हर एक मुस्लिम भाई की हम समस्या का हल करेंगे। तो ये इनको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है अच्छे से। अब आप सपोज करो कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जीवन भर ये सुना कि यार भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार होता है, हालत बहुत खराब है। अब वो व्यक्ति हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आकर अपने मुसलमान भाइयों को देखे और वो कहे कि यार ये तो मजे कर रहे हैं, ये तो अच्छे से रह रहे हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी मुस्लिम भाई से मिले, पूछे कि यार क्या प्रॉब्लम है, वो कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि यार तुम पे बहुत अत्याचार होते हैं, कि कोई अत्याचार नहीं हो रहा। कि हमने तो सुना है कि तुमको तो कंसंट्रेशन कैंपों में घूम भेज रहे हैं। कि बोले ये क्या होता है कंसंट्रेशन कैंप, हमने तो आज तक नहीं सुना। तो अब वो व्यक्ति यहाँ पे आया और जब यहाँ पे देखेगा तो क्या होगा, उसका मूल्य बदल जाएगा, और जब मूल्य बदल जाएंगे तो उसके एटीट्यूड भी बदल जाएंगे। यानी कि अब तक वो क्या सोच रहा था कि भाई जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आएगा और लोगों को देखेगा तो उसका मूल्य बदलेगा। और मूल्य क्या बदल जाएगा उसका, कि भाई सांस्कृतिक सापेक्षवाद आ जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं नहीं यार, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की स्थिति अच्छी खासी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तानी संस्कृति देखो कितनी अच्छी है, यहाँ लोग कितने अच्छे मजे से ले रहे हैं, यहाँ कितना टेस्टी खाना मिल रहा है। वही बात अमेरिका के लिए हो गई। कोई अमेरिका में गया, वहां की कल्चर को देखा, या इंडिया से कोई व्यक्ति और किसी देश में रहा। इसका एक और एग्जांपल यदि आपको देखना हो, है ना, आपने एक वेब सीरीज देखी है रविंद्रनाथ यहां कभी नहीं आए, देखिए। ये मूल रूप से तो बांग्ला भाषा में बनी हुई है, पर हिंदी भाषा में उपलब्ध है। तो नहीं देखिए तो कभी जब भी फुर्सत मिले तो देख लेना, बहुत बड़ी नहीं है, जब भी फुर्सत मिले, है ना। ऐसा नहीं कि भाई अभी फुर्सत ही है, अभी सबसे पहले यूट्यूब का वीडियो बंद करूंगा, अभी ये कहा है तो ये वाली वेब सीरीज ढूंढूंगा, ये वाली वेब सीरीज ही देखूंगा पहले, फिर वापस आऊंगा। ऐसे नहीं करना है ना, जब फुर्सत मिले, जब उगाना है ना, पहली फुर्सत है क्या है वो, ऐसे करके, ठीक है। और क्या होता है उसमें, क्या है कि एटीट्यूड चेंज, मूल्य बदलने का बहुत अच्छा उदाहरण है। और क्या है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। एटीट्यूड था, मूल्य था मेरा कि दुनिया तो बहुत बुरी है यार, नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ था दुनिया को लेकर के। फिर मैंने खुद को देख लिया, तो फिर मुझे पता चला कि यार बुरा तो मैं ही हूं, वास्तव में दुनिया तो अच्छी है। तो मेरा क्या हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभिवृत्ति क्या होती है, मूल्यों पर टिकी होती है। जैसे कि हमारा मूल्य है सत्यता, सत्य का, तो हम जो है सत्य बोलने वालों का सम्मान करेंगे। और जैसे ही वैल्यू चेंज होगा, जैसे कि किसी समय पर वीर बहादुर लोगों की पूजा की जाती थी, इसलिए क्या होता था कि भाई बरस 18 कुकर जीवे वाली साहित्य रचना होती थी उस समय, तो वैसी एटीट्यूड बना हुआ था लोगों को। आजकल उद्यमी जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर जो कर रहे हैं, या फिर जो यूपीएससी पास जैसे आपके कर रहे हैं, आईआईटी पास कर रहे हैं, तो इन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो आजकल एजुकेशन के प्रति लोगों का एटीट्यूड बदल गया है। अब एजुकेशन के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज्यादा सकारात्मक हो गया है, और ज्यादातर लोग इस तरीके का व्यवहार शिक्षा के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्या हो गया, मूल्य बदला तो एटीट्यूड भी बदल गया। दूसरा क्या है, मूल्य क्यों का उत्तर देते हैं, जबकि जो एटीट्यूड होते हैं ना वो हमारे, वो कैसे का उत्तर देते हैं। तो मूल्य क्यों का उत्तर देते हैं, मूल्य क्यों का उत्तर देते हैं, जबकि अभिवृत्ति कैसे का। तो मूल्य किसका दे रहे हैं, क्यों का, और अभिवृत्ति किसका दे रहे हैं, कैसे का। जैसे मैंने पहले भी एक बार और एग्जांपल दिया था आपको, आपने एक फिल्म देखी है मोहे तू रंग दे बसंती फिल्म। अब रंग दे बसंती फिल्म को यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ लड़के हैं, कॉलेज के कुछ युवा हैं, युवा और युवती फुल मस्ती करते हैं। उनको ना सामाजिक जीवन की कोई परवाह है, ना देश की कोई परवाह है, ना समाज की कोई परवाह है।
वो अपने आप में खुश हैं, मस्त हैं, फुल एंजॉय करते हैं। अब एक लड़की आती है, उनसे कहती है कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म बना रही हूँ, मेरी फिल्म में एक्टिंग करो। वो एक्टिंग को भी सीरियसली नहीं लेते, धीरे धीरे करके उसकी फिल्म में एक्टिंग करते हैं। तो पहली बार जब वो क्रांतिकारियों से परिचित होते हैं, तो आपने वो फिल्म में एक सीन देखा होगा कि जब वो भगत सिंह वाले डायलॉग जब पढ़ता है कि मेरी दुल्हन तो मेरी आजादी है, तो वो क्या कहता है, ऐसे कौन बोलता है, वे क्या प्रॉब्लम है इसकी। वो मेरे को वो अमित शाह का है, मोदी जी का है, वो एक डायलॉग याद आ गया, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, वो वाला। तो वो कहते हैं कि व्हाट्स इज प्रॉब्लम, कि इस व्यक्ति की समस्या क्या है, इस व्यक्ति को क्या परेशानी है, वो ऐसे पूछता है, क्योंकि अभी तक उनको पता नहीं है। लेकिन जब वो लड़की उनको बताती है कि भाई देश के लिए हम आजादी कर रहे हैं, देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब देश को आजादी दिला रहे हैं, देश में समानता लेकर के आना चाहते हैं, देश में स्वतंत्रता लेकर के आना चाहते थे, तो उन्होंने बलिदान दिया। तो जब उनको क्यों का पता चलता है कि उनके मूल्य आखिर ऐसे क्यों थे, तो उनको क्यों का जवाब मिलता है, तो उन मूल्यों का क्यों का जवाब उनको मिलता है। और जैसे उनको क्यों का जवाब मिलता है, तो फिर वो कैसे उसको प्राप्त करते हैं वो बताया गया है। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, है ना। माफी चाहूंगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, बच्चे। तो क्यों का सफर था उनका, कि वो उनको समझ में आया कि आखिर उनके मूल्य इतने ऐसे क्यों थे। और फिर जब वो भी उनको पता होता है कि यार ये मूल्य है, जब उनके जीवन में भी वो मूल्य वो अपना लेते हैं, तो फिर उन मूल्यों को कैसे पूरा करते हैं, तो उनको खुद को भी जब अपनी जान गंवानी पड़ती है, उनको खुद को भी समझ में आता है कि यार समाज को लिए यदि हमें काम करना है तो सामाजिक जीवन जीना पड़ेगा, और सामाजिक जीवन जीने के लिए बलिदान देना पड़ता है। तो मूल्य किसका उत्तर देते हैं, क्यों का, कि भाई आप कह रहे हो कि जो है वो ईमानदारी होनी चाहिए, तो ईमानदारी क्यों होनी चाहिए, ये मूल्य बताते हैं। क्योंकि ईमानदारी नहीं होगी तो पूरा समाज बिखर जाएगा, समाज रह ही नहीं पाएगा। और अभिवृत्ति बताएगी कैसे, तो भाई ईमानदारी कैसे आएगी, भाई व्यवहार में ईमानदारी लेकर के आएंगे। ईमानदार लोगों को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा, ईमानदार लोगों की प्रशंसा की जाएगी, तारीफ की जाएगी। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कि जिनको पैसे मिल जाते हैं तो वो पुलिस वालों को लौटा देते हैं, या किसी का ऑटो में बैग रह गया पैसों का तो उसने वापस कर दिया, तो ऐसे लोगों की प्रशंसा होती है, ऐसे लोगों के नाम अखबारों में आएंगे, उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये अभिवृत्ति हो रही है, ये क्रिया हो रही है। तो क्रिया क्या है, एटीट्यूड है, उनके प्रति सम्मान का भाव हो रहा है। और क्यों क्या है, क्योंकि ईमानदारी नहीं होगी तो समाज बिखर जाएगा, फिर हर कोई बेईमान हो जाएगा, फिर हर कोई बेईमानी ही करेगा, और जब हर कोई बेईमानी करेगा तो समाज चलेगा कैसे। भाई बेईमानी की, मान लो आपने किया, 250 रुपए का रिचार्ज करवाया, 300 रुपए का रिचार्ज करवाया, 700 रुपए का रिचार्ज करवाया, अम्बानी जी ने बेईमानी कर दी। पहले तो कहा कि भाई आपको 84 दिन मिलेगा, 84 डेज मिलेंगे, फिर आपको कह दिया नहीं नहीं नहीं, हमारे मन पे आ गया, मूड चेंज हो गया, अब हम केवल 4 दिन ही देंगे। तो बेईमानी यदि हो गई तो फिर कैसे, तो ये क्यों का जवाब है, और अभिवृत्ति देती है कैसे का जवाब, कि ये कैसे है। जैसे कि भाई आपको पता चला कि पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण, आज बार पर्यावरण को बचाएंगे तो ही कल बचेगा, नहीं तो कल हमारे भविष्य ही नहीं बचेगा, पृथ्वी का, मानव जाति का ही भविष्य नहीं बचेगा। तो फिर आएगा कैसे, तो कैसे के लिए आप क्या कहोगे, नहीं नहीं यार प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है, पानी को बचाना है, बिजली को खर्चा ज्यादा से ज्यादा नहीं करना है, संसाधनों का कम से कम मात्रा में उपयोग करना है। तो ये सारी चीज आएंगी, तो क्या होता है, संबंध समझ में आया। पहला संबंध है कि अभिवृत्ति मूल्यों पर टिकी होती है, और मूल्य क्यों का जवाब देते हैं, और जो अभिवृत्ति है वो कैसे का जवाब देते हैं। तीसरा क्या है, जब हम अभिवृत्ति कोई भी होती है तो बेसिकली ये क्या दर्शा रही होती है, मूल्य, तो मूल्यों को प्रदर्शित कर रही होती है। जब हम ईमानदारी का सम्मान कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मूल्य क्या है, ईमानदारी है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अभिवृत्तियां मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। अभिवृत्तियां अभिवृत्तियां मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। अभिवृत्तियां मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कैसे करती हैं। आप किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले लो, किसी भी व्यक्ति को जिसको आप जानते हो, तो आपको पता लगेगा कि जो भी वो काम कर रहा है ना, उस काम के हिसाब से पता चल जाएगा कि उसके मूल्य किस प्रकार के हैं।
जैसे अब मैं कोई ऐसा कोई धार्मिक उदाहरण नहीं देना चाहता, बट जैसे राम का एग्जाम्पल लीजिए आप, भगवान राम का। अब भगवान राम का मूल्य बिल्कुल अलग है। तो भगवान राम का मूल्य में क्या है, शालीनता कितनी ज्यादा है। तो उनके कार्यों में, प्रत्येक कार्य में उनके शालीनता दिखती है। वो युद्ध भी कर रहे हैं तो पूरी शालीनता के साथ में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने शालीनता जैसे मूल्य को बहुत उच्च स्थान पर रखा है। अब उनके छोटे भाई को देखिए, लक्ष्मण को, लक्ष्मण की नजर में शालीनता इतना बड़ा मूल्य नहीं है, इसीलिए वो उग्र स्वभाव के हैं, इसीलिए उनको क्रोध आता है। हालांकि क्रोध स्वभाव का भी हिस्सा होता है, वो हम देखेंगे कि स्वभाव कैसे बनता है, वो अभिवृत्तियों से ही बनता है। अभिवृत्तियां धीरे धीरे आपका सेल्फ बन जाती है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो अभिवृत्ति वैसी बन गई। यदि मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि महिलाओं के प्रति समानता का भाव रखता है, सहानुभूति का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, और सहानुभूति और करुणा का भाव मत रखो, केवल समानता का भाव रख लो, बराबरी का, तो उसको पिंक जैसी फिल्में अच्छी लगेंगी। अब पिंक फिल्म में ही वो वकील देख लो जो अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर प्ले किया, दीपक सहगल का। अब तो इसका मतलब यह है कि वो वकील जो है, उसके मन में, उस कैरेक्टर के मन में क्या था, महिलाओं के प्रति समानता का भाव था ना, दिखता है। तो मूल अभिवृत्तियां क्या करती हैं, मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। अभिवृत्तियों से, आपके कार्यों से, आपकी क्रियाओं से, आप किस चीज के प्रति आपका कैसा रुझान है, इसी से पता चल जाता है कि आपके जीवन में आपके बेसिकली मूल्य क्या है। जैसे चापलूस आदमी, यदि कोई व्यक्ति चापलूसी कर रहा है तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें आत्मसम्मान नहीं है, क्योंकि वो आत्मसम्मान जैसे मूल्यों की कोई वैल्यू ही नहीं कर सकता। उसके जीवन में कोई मूल्य होगा तो वो क्या होगा, स्वय सुख, स्वय सुख, अपना सुख। भाई चापलूसी करने से कोई ना कोई फायदा होता है, तो इसलिए चापलूसी करो, लेकिन उनमें आत्मसम्मान नहीं हो सकता, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो सकती। जैसे आपने एक एकांकी पढ़ी होगी, उस एकांकी जगदीश चंद्र माथुर है, उनकी एक एकांकी है जिसका एकांकी का नाम ही रीढ़ की हड्डी है। उसमें क्या होता है कि लड़का एक लड़की को देखने आता है, तो वो दकियानूसी बातें करता है, तो लड़की अंत में उसको भगा देती है। तो उसमें आती है कि रीढ़ की हड्डी तो है नहीं, तो नहीं होती बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी। अब एक व्यक्ति ऐसा है कि भाई जो कि क्या करता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है, तो इसका मतलब क्या है, ईमानदारी उसका मूल्य है। एक कलेक्टर है, डीएम साहब हैं, जो 24 घंटे यही सोचते हैं कि मेरा फायदा कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनका मूल्य जो है वो ईमानदारी नहीं हो सकता। तो नेताओं का देख लो, किसी के भी आचरणों से पता चल जाएगा कि इसके मूल्य जीवन में कैसे हैं, कैसे किन मूल्यों को ये वैल्यू देता है, किन को नहीं देता है। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि अभिवृत्तियां क्या करती हैं, हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। और क्या संबंध बनता है इनके बीच में, देखिए मूल्य क्या है, मूल्य है प्राथमिक चीज, सबसे पहले आएगा मूल्य, और जब मूल्य आ जाएगा तो मूल्य के बाद क्या आ जाएगी, अभिवृत्ति आएगी, और अभिवृत्ति क्या करेगी, उस मूल्य के हिसाब से अभिवृत्ति में क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि मूल्य हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, मूल्य हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, और अभिवृत्तियां उन प्राथमिकताओं के आधार पर, और अभिवृत्तियां उन प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवहार को संचालित करती हैं, व्यवहार को संचालित करती हैं। तो कैसे हो सकता है कि मूल्य है, मूल्यों से हमारी प्राथमिकता तय हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे तो ईमानदार रहना जीवन भर, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मसम्मान मेरे लिए पहली चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। ठीक।
ठीक है, तो ये है। तो प्राथमिकता क्या हो गई? आत्मसम्मान। जैसे ही प्राथमिकता आत्मसम्मान हुई हमारा, तो वैसे ही क्या होगा, अब हमारा एटीट्यूड आत्मसम्मान को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, चापलूसी जैसी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि भाई हमारा जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? चापलूसी वाला नहीं होगा फिर। ठीक है। अगर आपको और भी अच्छे से समझना हो, जैसे प्रेमचंद जी को तो आप जानते ही होंगे ना, उनके गोदान का हमने एग्जांपल दिया। उनकी किसी दूसरी कहानी का उदाहरण लेते हैं। पंच परमेश्वर कहानी उनकी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं कि दो दोस्त होते हैं। तो पूरी कहानी तो अब क्या बताऊं, काफी टाइम लग जाएगा। आप इतना समझ लो कि उसमें क्या होता है कि वो दोस्ती को भूल करके निर्णय करता है कि जब वो पंच बनता है, जब वो क्या बनता है? पंच बनता है। तो व्यक्ति तो वो, क्योंकि पहले तो क्या होते थे, गांव में पंच परमेश्वर थे, यानी कि गांव में कैसे फैसला होता था, एक जगह इकट्ठे हो गए, पंचायत बैठ गई, किसी ने कहा कि भाई आज पांच पांच पंच चुने जाने, तो वोटिंग से पांच पंच को चूज कर लिया, वही फैसला देते थे। तो उसमें अलगू होता है, जुम्मन मियाँ होते हैं, एक आपा होती है, आपा कह लो, खाला कह लो, तो वो होती है। तो वो जब फैसला जो देता है, जैसे अलगू ने क्या किया, जुम्मन के खिलाफ फैसला दे दिया। उसमें अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ थे, तो फैसला दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही पंच परमेश्वर बना, तो उसकी ये समझ में आ गया कि नहीं, मुझे ईमानदारी से ही फैसला करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस ऑटोमेटिक उसको लगता है कि नहीं, न्याय बहुत बड़ी चीज है, अब मैं जिस पद पे हूं उस पद पे न्याय का मूल्य होना चाहिए। तो उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? वैसा ही व्यवहार हो जाता है, और वो क्या करता है? वैसा ही निर्णय देता है। तो मूल्य क्या होते हैं? हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्राथमिकता तय है, क्या क्या कर लिए मैंने, कि यार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। किसी सिविल सेवक ने बना ली अपनी प्राथमिकता। और जैसे ही किसी की सिविल सेवक की प्राथमिकता हुई धन कमाना, तो जाहिर सी बात है कि वो रास्ते की परवाह नहीं करेगा। एक फिल्म भी है ना, जिसमें ये डायलॉग होता है कि यदि रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी, तो वो वाली बात है। और क्या होता है? अभिवृत्ति बदलने से मूल्य बदले जा सकते हैं। और एक ये भी इसमें लिख सकते हो चाहो तो, और वो अंतर में लिखना चाहो तो अंतर में लिख सकते हो। ठीक है, तो यही लिख देते हैं, अभिवृत्ति बदलने से मूल्य बदले जा सकते हैं। अभिवृत्ति बदलने से मूल्य बदले जा सकते हैं। अभिवृत्ति बदलने से मूल्य बदले जा सकते हैं। दिख तो रहा है ना भाई? दिख ही रहा है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो अभिवृत्ति बदलने से मूल्य बदले जा सकते हैं। कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? आपने एक फिल्म देखी है, जिस फिल्म का नाम क्या है? द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी। तो द केरला स्टोरी में क्या होता है? देखो, हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। फिल्म पे आते हैं, फिल्म की स्टोरी क्या है। फिल्म की स्टोरी में चार लड़कियां एक ही कमरे में रह रही हैं। अब उनमें से एक लड़की जो होती है ना, वो क्या करती है, धीरे धीरे करके उन लड़कियों का एटीट्यूड चेंज करती है। पहले क्या करती है? पहले एटीट्यूड चेंज करती है, और धीरे धीरे जब उनकी अभिवृत्तियां चेंज होने लगती हैं, तो क्या होता है? अभी एटीट्यूड कैसे चेंज करती है कि अपने धर्म के प्रति उनका नेगेटिव, मतलब कि जो लड़कियों का जो हिंदू धर्म होता है जैसे, तो उनके प्रति उनकी नेगेटिव छवि बना देती है, और मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी क्या बना देती है? पॉजिटिव एटीट्यूड बना देती है। तो इससे धीरे धीरे उनके वैल्यू चेंज होने लग जाते हैं, और उनके पूरे मूल्य ही चेंज हो जाते हैं। जैसे वो मांसाहार करने लग जाती हैं, हिजाब पहनने लग जाती हैं, जो है वो, ठीक है, और भी कई दूसरे सारे काम करने लग जाती हैं। ठीक है, मस्जिदों में जाना शुरू कर देती हैं, तो वो सारे के सारे काम। इसका एक और एग्जांपल देना हो तो, जैसे मेरा मूल्य है शाकाहार, मैंने कसम खाई है कि जीवन भर क्या रहूंगा? शाकाहारी रहूंगा। या फिर जीवन भर मैंने ये कसम खाई है कि कभी मदिरा का पान नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कसम खा ली बहुत बड़ी भयंकर। अब हुआ ऐसा, परिस्थितिवश
रूस में फंस गया, साइबेरिया वाले इलाके में फंस गया जहां जबरदस्त ठंड पड़ती है, इंसान का खून जम जाए ऐसी सर्दी पड़ती है। अब रूसी हैं वो तो बोध का पी रहे हैं, आप देख रहे हो, आप आग के सामने ऐसे ऐसे खड़े हो, आग भी नहीं जल पा रही है। -30 डिग्री टेम्परेचर है, -32 डिग्री टेम्परेचर है, -20 डिग्री है, 18 डिग्री है, आपकी हालत खराब हो रही है। और आपने धीरे धीरे कहा कि यार ऐसा नहीं हो सर्दी से मैं मर जाऊं, ला यार 2 घूंट पिला दे, 2 घूंट मुझे भी पिला दे वो साकी, फिर देख होता है क्या। आपने 2 घूंट ले ली तो आपको बहुत खराब खराब लगा, आपके मन ने कहा यार क्या है यार, बेकार चीज है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब हुआ तो आपको लगा यार मजा तो आया यार, कुछ भी कहो, हल्का सा लगा। फिर अगले दिन हुआ तो आपने कहा यार हाँ देना यार, थोड़ी सी देना यार, क्या टेंशन है। अगले दिन पी ली, अब रोज पी रहे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे रोज पी रहे, क्योंकि अब क्या हो गया, एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है। जो बहुत ज्यादा नेगेटिव था अभी मदिरा को लेकर के, अल्कोहल को लेकर के, शराब को लेकर के, अब क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग गया। अब क्या हो गया कि 1 महीना हो गया वहीं। अब 1 महीने बाद मान लो कि सपोज करो कि ये आ गया कि भाई ठीक है, अब वो जगह छोड़ने का तुम्हारा टाइम आ गया, वहां पे फंस गए थे गलती से ज्यादा सर्दी की वजह से या तूफान की वजह से। अब 10 दिन 15 दिन रहे वहां, 1 महीने रहे, अब वहां छोड़ करके आना है। अब आप इंडिया वापस आ गए, इंडिया वापस आ गए, मान लो दिल्ली में आ गए, दिल्ली की गर्मी पड़ रही है भयंकर। वैसे तो दिल्ली की सर्दी ज्यादा फेमस है, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, पर दिल्ली की गर्मी पड़ रही है। अब आपका गर्मी में भी मन कर रहा है कि यार बोध का तो थी यार, मजा आ जाता था यार, कुछ भी कहो। और धीरे धीरे क्या हो जाए, आपका मूल्य ही चेंज हो जाए कि जहां जब आप मदिरापान निषेध की पूरी तरह खिलाफ थे, इसी को धर्म के विरुद्ध मानते थे, धर्म के विरुद्ध, रिलीजन के विरुद्ध, मजहब के विरुद्ध, जिसके भी विरुद्ध मानते थे, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मजा तो आया। ठीक है, और अब आपने क्या कर दिया, अब जहां दिल्ली की गर्मी में भी पी रहे हो आप, तो क्या हो गया, अभिवृत्ति बदलने से भी क्या बदले जा सकते हैं, मूल्य बदले जा सकते हैं। और क्या होगा, वो इसके लिए अपने तर्क भी गढ़ लेता है, अरे यार ये कोई चीज थोड़ी है यार, ये तो अंगूर का ही तो रस है, क्या हो गया, ये तो क्या है यार, जौ ही का तो रस है, क्या हो गया, जौ का जूस है, क्या है। तो ऐसे करके, तो ठीक है, तो संबंध क्या बनते हैं, 5 संबंध इसमें बनते हैं अभिवृत्ति और मूल्यों के बीच में। अभिवृत्ति मूल्यों पर टिकी होती है, मूल्य क्यों का उत्तर देते हैं, अभिवृत्ति कैसे का उत्तर देती है। अभिवृत्तियां हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं, मूल्य हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, और उन प्राथमिकताओं के आधार पर अभिवृत्ति हमारे व्यवहार को निर्धारित करती है। और अभिवृत्ति बदलने से मूल्य भी बदले जा सकते हैं। तो ये संबंध लिख दोगे, चाहो तो आप पॉइंट वाइज लिख देना, चाहे विस्तार से लिख देना, चाहे पहले उदाहरण दे करके फिर पॉइंट बदल लिख देना, जैसे आप लिखना चाहो। ठीक है, चलिए आगे देते हैं, और आगे हम क्या देखेंगे, दोनों में समानता देख लेते हैं कि अभिवृत्ति और मूल्य में समानता क्या है। चलिए बताइए, आप बताइए दोनों में क्या क्या समानताएं हो सकती हैं, अभिवृत्ति और मूल्यों में समानताएं क्या क्या हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी चीज है जो कि एटीट्यूड्स में भी है, वैल्यूज में भी है, अभिवृत्ति में भी है, मूल्यों में है। देखिए जो मूल्य है और जो अभिवृत्तियां हैं हमारी, इन दोनों को स्वीकृति कहां से मिल रही है, समाज से। जब समाज हमको इनकी स्वीकृति दे रहा है तभी तो हम कर रहे हैं। जिन कार्यों की समाज में तारीफ हो रही है, समाज जिनको स्वीकार कर रहा है, हमारा एटीट्यूड उनके प्रति ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता है, और वही धीरे धीरे क्या होते हैं, मूल्य स्थापित होते हैं। तो दोनों में पहली समानता क्या हो गई, दोनों समाज से प्रभावित होते हैं। तो पहली समानता क्या लिख देंगे, दोनों समाज से प्रभावित, दोनों समाज से प्रभावित। जैसे ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो जैसे भाइयों का प्रेम हो गया। अब भाइयों का प्रेम है तो मूल्य क्या हो गया, प्रेम। और जब दो भाइयों में प्रेम है तो सब तारीफ कर रहे हैं, पूरा समाज, अरे यार भाई हो तो उनके जैसे, यार राम बुलाए अवतार आ जाए, राम को बुला रहे हैं अवतार आ रहा है, करण अर्जुन। तो क्या बन जाएगा, वो समाज से प्रभावित है। जैसे शादी को ले लो आप,
हमने कहा कि भाई शादी क्या है, जन्म जन्म का प्यार है हमारा तुम्हारा। तो क्या बन गया एटीट्यूड, वो मूल्य है हमारा, शादी को पवित्र मानते हैं, एकदम बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं। पवित्र रिश्ता एक सीरियल भी आता था, है ना, वो बेचारा सुशांत सिंह राजपूत भी उसमें आता था पहले, है ना। तो पवित्र रिश्ता बन गया। अब जब पवित्र रिश्ता है तो आप देखोगे कि इसी वजह से अब इसके अगेंस्ट में, इस पवित्र रिश्ते के अगेंस्ट में यदि कोई व्यवहार करेगा तो उसको समाज स्वीकृति नहीं देगा। जैसे एडल्टरी हो गई, यदि कोई व्यभिचार करता है शादी के बाद भी कोई यदि अपने साथी को धोखा देगा तो उसको समाज में बहुत खराब माना जाता है। जैसे अभी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, पर वो अतुल सुभाष जैसा मामला हुआ है ना, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ईश्वर उनको आत्मा को शांति प्रदान करे। अब हम क्या अपेक्षा करते हैं, जैसे भारतीय संस्कारों में, भारतीय संस्कृति में शादी को बहुत पवित्र माना गया है, और ये माना गया है कि दोनों एक दूसरे का मरते दम तक साथ निभाएंगे, जन्म जन्म तक साथ निभाएंगे, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ रहेंगे। लेकिन यदि कोई इसके खिलाफ जाएगा तो पूरा समाज उसकी क्या करेगा, उसके मुंह पे थूकेगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे इस मामले में हुआ, तो इस मामले में आपने देखा कि समाज ने क्या किया कि वो जो लड़की है उसके प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस शो किए सोशल मीडिया पे, या जिन तरीकों से भी वो कर सकते थे। वहीं एक सोशल मीडिया पे एक और वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़की ने अपने जो एक हस्बैंड था उसका, वो कैंसर था, क्या बीमारी थी उसको, उसकी मरते दम तक सेवा की, तो उसकी तारीफ हो रही है चारों तरफ। तो क्या हो रहा है, सकारात्मक एटीट्यूड मिल रहा है, तो समाज से स्वीकृति मिल रही है ना। दोनों ही किससे प्रभावित हो रहे हैं, समाज से प्रभावित हो रहे हैं। समाज ने कहा कि भाई समाज तारीफ कर रहा है तो लोगों का अपने आप ही पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। वही है ना, छोटे बच्चे से कहते हैं ओ बेटा 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 शाबाश शाबाश, कितना अच्छा किया है, तो वो और खुश हो जाता है और करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो वो मेरे को भी याद आ गया कि कपिल शर्मा शो में एक बार बड़ाली बंधु आए थे, यदि आप लोगों को याद हो तो, आपने वो वाला एपिसोड देखा हो तो बड़ाली बंधु आए, तो जो बड़े जो हैं वो छोटे वाले तो शायद ईश्वर के श्री चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो बड़े, जो पूरन जी हैं, शायद उनका नाम पूरन जी है, तो वो सुनाने लगे कि यार मैं एक बार अपने दोस्त के घर गया, तो उसने चाय बनाई, उसकी वाइफ ने, तो उसने कहा कि यार चाय में थोड़ी शक्कर कम है। तो उसके दोस्त ने कहा सुन, मुझसे तो बोल दिया है, तेरी भाभी से मत बोल देना, उससे यही बोलना कि ओ बहुत बढ़िया चाय बनाई। तो बोला क्यों, नहीं तो अगली बार ना तेरे को चाय नहीं देगी। तो उसने कहा, तो उसने पूछा कि भैया जी चाय कैसे बनी, उसने कहा वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बोला भाई जब भी जाता वो हमेशा कहती और लो चाय और लो चाय और लो चाय। तो इस टाइप से व्यवहार होता है। तो यानी कि जब तारीफ होती है ना, जब सकारात्मक रेस्पॉन्स मिलता है, तो लोग अच्छे उस काम को बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रील्स का ट्रेंड पर चल पड़ता है ना, एक बार कोई एक तरह की रील ट्रेंड में आ गई, ठीक है, जैसे कच्चा बादाम हो गई तो सब कच्चा बादाम ही कर रहे हैं, पतली कमरिया हो गई तो सब पतली कमरिया कर रहे हैं। वो लंबा लंबा करके आया था ना, अमाय अमाय करके, बंगाली कोई गाना था शायद, है ना, तो वो फेमस हो गया तो वही हो गया। ऐसे कितने सारे ट्रेंड आते हैं ना, बचपन का प्यार हो गया, कोई भी हो गया। तो ये है, तो दोनों ही किससे प्रभावित होते हैं, हमारे समाज से प्रभावित होते हैं। दूसरी बात क्या है, दोनों ही सीखे जाते हैं। भाई दोनों जन्मजात होते हैं क्या, हम पेट से ही मूल्य सीख करके आते हैं क्या, गर्भ से ही एटीट्यूड सीख करके आते हैं क्या, नहीं, एटीट्यूड तो मैंने आपको बताया कि सीखे जाते हैं। मूल्य भी मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन के तहत सिखा दिए जाते हैं। तो दोनों सीखे जाते हैं, दोनों सीखे जाते हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रह करके ही हम क्या करते हैं, दोनों को सीखते हैं। सोसाइटी हमें सिखाती है, और कैसे सिखाती है, पुरस्कार और दंड से। यदि जिस काम को करने पे हमको पुरस्कार मिल रहा है तो वो हम ज्यादा करेंगे, और जिसको करने पे दंड मिल रहा है तो वो नहीं मिलेंगे। जैसे कि भ्रष्टाचार करने पे सजा का प्रावधान है, तो प्रावधान है, तो जब कुछ लोगों को जेल होगी, कुछ लोगों को जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पकड़ेगा, ईसीडी पकड़ेगा, तभी तो लोग रिश्वत लेने से डरेंगे, बेईमानी करने से डरेंगे। जैसे हामिद था ना, हामिद ने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। क्यों खरीदा, वो बच्चा था ना, अपने परिवार से सीख रहा था। उसकी जो मम्मी थी
मम्मी नहीं सॉरी दादी जो थी, उस दादी से क्या सीख रहा था, वो मूल्य सीख रहा था। जैसे घर में देखा कि भाई समानता का व्यवहार देखा किसी ने घर में हमेशा से ही कि भाई नौकरों को भी बराबरी का सम्मान दिया जाता है, नौकरों को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। तो जब भी वो बड़ा होगा ना, उसका वो हमेशा ही अपने से छोटे लोगों के प्रति हमेशा ही सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा। या फिर उसने खुद ने देखा है कि भाई कोई दूसरा कर रहा है, अब जिस किसी ने खुद ने ये कभी देखा ही नहीं, जैसे किसी ने देखा किसी का पापा पिताजी ऐसे थे कि भाई बहुत ज्यादा रिश्वतखोर थे, तो वो क्या सीखेगा, रिश्वतखोरी सीखेगा, वो मूल्य वैसा सीख लेगा। और जब वो बड़ा होगा तो उसका मूल्य क्या बन जाएगा कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने, और उसका एटीट्यूड वैसे बन जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, सीखे जाते हैं। घर से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, आसपास के लोगों को देख करके सीखते हैं, अपने सीनियर्स को देख करके सीखते हैं, अपने आदर्शों को देख करके सीखते हैं। जैसे लोग नहीं होते, विज्ञापन जो है वो इन लोगों पे क्यों करवाते हैं, कोहली पे विज्ञापन क्यों करवाते हैं, कंफर्ट एंड सियर, फॉर सियर कंफर्ट आई रिकमेंड MRF ZLX फॉर सियर कंफर्ट, उस पर क्यों प्रचार कर रहे हैं। टायर का और विराट कोहली का क्या लेना देना है, ठीक है। वो शाहरुख खान प्रचार करता है ना, द सेंट ऑफ माई सक्सेस, क्या बात है भाई, केवल सेंट लगा करके ही सफल प्राप्त हो गया शाहरुख खान, क्या बात है। और क्या कहता है शाहरुख खान, मर्दों वाली क्रीम, क्या है यार, गोरे होने के लिए लड़की वाली क्रीम लगाते हैं, वो कहता है मर्दों वाली क्रीम लगा, ठीक है। हालांकि उनको खुद को लेकर के काफी विवाद है, उनको करण जौहर को लेकर के, पर वो एक दूसरी बात है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बट एक बात है, तो इन लोगों पे क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए। और लोग इनको देख करके सीखते हैं, क्योंकि लोग इनको आदर्श मान चुके हैं ना अपना, इनके जैसा बनना चाहते हैं। जब कोई, जैसे यदि आप किसी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं और आपको लगता है बड़ा आदमी और इसके साथ मैं सेल्फी लेना चाहूंगा, तो इसका मतलब है कि आप उसके जैसा होना चाहते हैं या उसके जैसे कुछ गुणों को अपनाना चाहते हैं। तो यह है, ठीक है। तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, सीखे जाते हैं। दोनों ही एक होते हैं कि खूब सारे होते हैं, तो दोनों ही संख्या में अनेक होते हैं। एक ही मूल्य होता है कि एक ही एटीट्यूड होता है क्या, खूब सारे होते हैं तो संख्या में अनेक होते हैं। इनकी गिनती खत्म नहीं होगी, है ना, खूब सारे, कितनी भी गिनती करो। इसको आप वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया जबरदस्ती, नहीं भी लिखता तो चलेगा, बहुत ही ऐसी छोटी समानता लिखेंगे हम तो कैसे काम चलेगा, है ना। कि भाई मान लो कि राम और श्याम में समानता बताओ, और हम बता रहे हैं कि दोनों की एक नाक है, दोनों के दो दो कान हैं, दोनों की दो दो आंखें हैं, तो बहुत ही घटिया आंसर हो जाएगा ना हमारा, ठीक है। पर लेकिन जब काम चलाना हो तो लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अवॉइड करना इसको लिखना, है ना, मैंने बता दिया, बट हाँ अवॉइड करना। और क्या होता है, प्राय स्थिर होते हैं, इनको बदलना बहुत ही कठिन है कि आसानी से बदला जा सकता है। तो देखो, मूल्य हो चाहे एटीट्यूड्स हो, वैसे तो दोनों क्या है, दोनों को बदलना कठिन है, मूल्यों को बदलना ज्यादा कठिन है, अभिवृत्तियों को बदलना थोड़ा सरल है। लेकिन फिर भी ये दोनों ही क्या है, स्थिर है, लेकिन फिर भी परिवर्तन इनमें किया जा सकता है। प्राय स्थिर, तो हम क्या लिखेंगे, सामान्यतः स्थिर है, प्राय स्थिर पर परिवर्तनशील, पर परिवर्तनशील। वैसे तो स्थिर है लेकिन इनको बदला जा सकता है। अब आप इनको उदाहरण देके बदलो, समझाओ। जैसे मैंने आपको बताया एक वेब सीरीज है, रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए, हालांकि मैं चाह रहा था आपको नहीं बताऊं, पर ठीक है, थोड़ा सा वो कहानी थोड़ी सी ऐसी है। कैसे, वो एक मिनट जल पी लेता हूं। सॉरी, जल पीते हैं कि हम पानी पीते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जल में पवित्रता का भाव होता है, पानी में पवित्रता का भाव नहीं होता। तो प्राय स्थिर होते हैं पर परिवर्तनशील है। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे एक वेब सीरीज है, कौन सी, ताली,
ताली बता रहा था नहीं, हाँ रविंद्रनाथ या कवि नहीं, दोनों में से कोई भी ले लो, ताली भी लोगे तो भी चलेगा। सुष्मिता सेन की है ना ताली। तो उसमें क्या है कि उन्होंने गौरी सावंत शायद एक ट्रांसजेंडर हुए हैं, उनका उन्होंने जीवन बायोग्राफी एक तरीके से की है, उनका कैरेक्टर उन्होंने लिया। उस वेब सीरीज को देखने के बाद आपके एटीट्यूड्स और आपके मूल्य बदल जाएंगे, समानता का मूल्य स्थापित हो जाएगा। अब तक आप केवल स्त्री और पुरुष में ही समानता का चाह रहे थे, अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर तीनों में ही समानता होनी चाहिए, यदि आप ताली वेब सीरीज अच्छे से देखते हो तो। और यदि आप में करुणा है, थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, समानता समाज में होना कितनी जरूरी है। एक कितना बड़ा वर्ग है ट्रांसजेंडर वर्ग, जिनको हम समाज में ने इंसान ही नहीं समझते, उनको तो उनको हम अपने घर के आसपास आते भी हैं तो बस कुछ समय के लिए, उनको हम सामान्य एक मोहल्ला होगा तो वो उसमें रह नहीं सकते बेचारे, उनको लोग घर किराए पे दे नहीं सकते, उनको सामान्य स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना बहुत भारी बात है। तो ये क्या होता है कि ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम उनको देखते हैं या ताली वेब सीरीज देखते हैं तो हमारी एटीट्यूड्स चेंज होंगे और हमारे, हो सकता है हमारे मूल्य भी चेंज हो जाए। और ऐसे ही रविंद्रनाथ या कवि नहीं आए तो उसमें तो थोड़ी घटिया कहानी है, मतलब वैसे तो वो डेंजरस कहानी है, वैसे रोचक है देखने में। उस कहानी में क्या होता है कि एक जहाज होता है और वो एक बर्फ से पहाड़ पर, वहां पर वो क्रैश हो जाता है और वहां 10-15 आदमी बचते हैं बस। वहां कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं, जितना भी खाने पीने का सामान होता है वो सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके, फिर वो भूखे मरने लगते हैं। जब वो भूखे मरने लगते हैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, अब चूंकि बर्फ बहुत ज्यादा थी तो जितनी भी लाशें थी वो सड़ती नहीं है, वो अभी तक फ्रेश थी। तो धीरे धीरे उसमें ये बताने लग गया है कि उनकी उन्होंने मजबूरी में क्या करना शुरू कर दिया कि जो जितने भी इंसान थे उन्हीं को खाना शुरू कर दिया। और जब उन्हीं को खाना शुरू कर दिया तो उस फिल्म की जो नायिका है, या खलनायिका कह लो, मुझे तो नायिका ही लगी, ठीक है। तो आप में से जो जिसको आपको जो भी लगे, नायिका खलनायिका आप अपने हिसाब से देखना, ग्रे शेड में है वो। तो वो जो है कि वो इसकी आदी हो जाती है, और जब वो इसकी आदी हो जाती है तो क्या होता है कि वो अब एक होटल खोल लेती है और उस होटल में इंसानी जो मांस है वो मिक्स करके लोगों को खिलाना शुरू कर देती है और उसकी होटल बहुत फेमस हो जाती है। तो उस होटल का नाम होता है यहां रविंद्रनाथ कभी नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है, एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं, वैसे तो स्थिर होते हैं लेकिन फिर भी इनको क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। और दूसरा क्या है, जीवन में जब भी फैसले लेने हो तो हम अपने एटीट्यूड्स और मूल्यों के हिसाब से ही फैसला लेंगे कि ऐसी रैंडमली ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, फैसला लेने में सहायक होते हैं, तो लिख सकते हैं निर्णय प्रक्रिया में सहायक, निर्णय प्रक्रिया में सहायक। जैसे हामिद ने चिमटा खरीदा तो उसने क्या सोचा होगा, भाई उसका मूल्य था कि भाई बड़े बुजुर्गों की सम्मान करना चाहिए, दादी का हाथ जल जाता है तवे से रोटी उतारते समय, तो उसने कहा नहीं नहीं चिमटा खरीदूंगा भाई मैं, ऐसे नहीं। तो निर्णय था ना, उसने फैसला लिया ना, और जब फैसला लिया तो उसको पता चला ना ये करना है। गोदान था, गोदान के अंत में जब बेचारा होरी अंतिम सांसें गिन रहा होता है तब उससे धनिया से कहते हैं, उसकी पत्नी से, कि बेचारे अब तो चला जा रहा है, इनके हाथों से गोदान तो करवा दो, इनको स्वर्ग तो भी मिल जाएगा। तो धनिया अंत में क्या कर देती है कि भाई नहीं, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना, उसका मूल्य होता है। तो वो जल्दी से उसके हुरी के हाथ पे कुछ पैसे रख करके और क्या कर देती है, गोदान कर देती है। गोदान यानी गाय का दान, गाय है नहीं तो कुछ पैसे ही दान दे दिए, ठीक है। रंग दे बसंती जो फिल्म है उसमें वो ये निर्णय कर लेते हैं, वो जब वो होती है ना, वो जो सोहा अली खान जो है, वो सीन याद है जब वो कहती है मार डालो उसे, तो वो समझाता है कि हम क्यों मारेंगे किसी के, तो तब वो कहता है ना कि हम किसी के खून के प्यासे नहीं है, हम इंसानी जान की कीमत समझते हैं, लेकिन जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें धमाके की जरूरत होती है। तो लास्ट में उनको भी ये समझ में आता है कि नहीं यार, तो वो फैसला लेना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास मूल्य है, एटीट्यूड से, उनके आधार पर फैसला ले लिया।
तो निर्णय प्रक्रिया में क्या होता है, सहायक। जब भी आप फैसला लोगे तो अपने मूल्यों के हिसाब से ही लेंगे, और यदि आपने अपने मूल्यों के अगेंस्ट में जाकर के फैसला लिया है, अपने एटीट्यूड्स के अगेंस्ट में जाकर के कोई फैसला लिया और वो काम कर रहे हो, तो उस स्थिति को कहते हैं कॉग्निटिव डिजोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति। लुइस फेस्टिंगर ने ये सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डिजोनेंस थ्योरी जो दी थी वो किसने दी, लुइस फेस्टिंगर ने दी। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, हल्का सा जिक्र किया था इसका, हल्का सा क्या ठीक ठाक कर दिया था, लेकिन अभी और आगे जब हम एटीट्यूड्स में परसुएशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, कॉग्निटिव डिजोनेंस थ्योरी पे क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। तो क्या होता है, ये निर्णय प्रक्रिया में सहायक होते हैं। और क्या खास बात होती है इनमें, ये हमारे पर्सनैलिटी का निर्माण कर देते हैं। हम कैसे व्यक्ति होंगे, हमारा पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये किस पे बेस करेगा, हमारे एटीट्यूड्स और हमारे वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या कर देते हैं, हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, व्यक्तित्व को आकार देते हैं। क्या करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व को कैसे आकार देते हैं, जैसे तारे जमीन पर फिल्म देखी ना हमने, उसमें कौन है, ईशान नंद किशोर अवस्थी, वो लड़का है, उसका नाम है ईशान नंद किशोर अवस्थी। अब उस लड़के का जो व्यक्तित्व जो बन रहा है धीरे धीरे, तो कैसे बन रहा है कि उसके जो मूल्य बनते चले गए बेचारे के, या उस छोटे बच्चे के, या जैसे एटीट्यूड्स बनते चले गए, जब लास्ट में फिल्म में देखो वो कैसा हो जाता है, कितना परिवर्तन उसमें आ जाता है। तो उसका क्या हो रहा है, व्यक्तित्व बन रहा है। उसके बड़े भाई को देखो, उसका कैसा व्यक्तित्व बन रहा है, उसके पिताजी को देखो, उसके मूल्य हैं तो उनके एटीट्यूड कैसा है। उसी में यदि आप उसको देखोगे, राम शंकर निकुंज, आमिर खान का जो कैरेक्टर है, तो उसके खुद के मूल्य अलग हैं, और जब उसके खुद के मूल्य, खुद के एटीट्यूड अलग है, तो उसका खुद का व्यक्तित्व अलग है। किसी भी व्यक्ति को देख लो ना, हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि उसके मूल्य और एटीट्यूड अलग अलग है। और जिनके एक जैसे होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो एक प्राइमरी ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, या एक रेफरेंस ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एटीट्यूड्स पढ़ाते समय। तो क्या करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। वो राजकुमार का डायलॉग याद है, तो ये लो हमारा इस्तीफा, कई दिनों से हमारी जेब में पड़ा था। तो मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, आत्मसम्मान को इतने हाई रेट करते हैं ना, वो आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कुछ लोग क्या होंगे कि बस सुख मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो व्यक्तित्व होगा ना, वैसा ही होगा ना जैसे आपके मूल्य होंगे। जैसे मेट्रोमैन ई श्रीधरन साहब हैं, उनका पर्सनैलिटी यदि आप देखो, उनके व्यक्तित्व को यदि आप देखेंगे, और किसी भी एक सामान्य डीएम को देख लो, या कोई ऐसे डीएम जो कि जिनको कि सरकार ने जबरदस्ती बीआरएस दे दिया, या फिर जिन पर करप्शन के खूब ज्यादा, जिनको करप्शन के लिए जेल हो गई, तो दोनों की पर्सनैलिटी में देखोगे, व्यक्तित्व में देखोगे, तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा ना आपको। तो क्या करते हैं, हमारे मूल्य और हमारी अभिव्यक्तियां हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, और क्या होते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हम कैसा व्यवहार करेंगे किससे तय होगा, हमारे एटीट्यूड से, हमारे मूल्यों से। तो खूब सारे हमने समानताएं लिख दी हैं, ये मैंने जबरदस्ती की लिखा दी है, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे वही अभी, जैसे धनिया ने गाय का दान किया, तो व्यवहार कर रही है, कैसा व्यवहार कर रही है, मूल्य था, होरी जो है वो गाय का दान करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वैसा ही व्यवहार करता है वो। कोई सहनशीलता का मूल्य है किसी का, तो कितना भी झगड़ा हो जाए वो उस झगड़े में क्या रहेगा, शांत रहेगा। और किसी का मूल्य ऐसा होता है कि भाई सहन नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा सहन, क्यों करना सहन, झूठे आदमी का क्या सहन करना, मक्कार का क्या सहन करना, तो वो सहन नहीं करता है, वो शांत नहीं रहता है। जबकि सहनशील व्यक्ति होगा तो हो सकता है शांत रह जाए। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनकी कोई बुराई करता है तो वो बहुत नेगेटिव चले जाते हैं, टूट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई उनकी बुराई करता है तो वो, और जैसे राहुल द्रविड़ का डायलॉग आता है ना, कि जब वो राहुल द्रविड़ का डायलॉग क्या आता है, राहुल द्रविड़ का कोई
इंटरव्यू था जिसमें वो कहते थे कि मुझे जब भी दबाव बहुत ज्यादा आता है तो तब मुझे खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो समानताएं लिख दोगे, इनमें से ये मत लिखना, ये बहुत ही घटिया समानता है, इसको कह रहा हूं यूपीएससी के लेवल से, है ना। इसको लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। बाकी आप जो है वो इसमें से 5 लिख देना चलेंगी, कोई सी भी 5, इसको छोड़ करके। 7 है, मतलब 6 है तो 5 लिख देना, कोई भी आपकी इच्छा से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है, अभिवृत्तियों और मूल्यों में अंतर क्या है। अंतर कह लो या असमानताएं कह लो। अच्छा बताओ तो दोनों में क्या क्या असमानताएं होंगी। जब समानताएं हैं तो जाहिर सी बात है कुछ असमानताएं भी होंगी। तो क्या लिख देते हैं, अंतर। अंतर में चाहो तो पहला एक अंतर ये लिख सकते हो कि भाई अभिवृत्ति में 3 पक्ष होते हैं, संज्ञान, भावना, क्रिया। मूल्यों में भावना का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो अभिवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, जबकि मूल्यों में भावना का होना अनिवार्य नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मैंने आपको बताया ना, शुरू में बताया था कि कोई बंदा है वो बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान करने का मूल्य है, लेकिन उसको कोई बहुत ज्यादा दिल से मजा नहीं आता, इमोशंस नहीं जुड़े हुए उसके। या फिर बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि सारे बच्चे मेरे पैर छुए तभी उनको दिल को तसल्ली मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको पैर छुए तो अच्छा है, नहीं छुए तो भी अच्छा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी क्या होती है, भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है उसके साथ में। तो एटीट्यूड में क्या होगा, भावनात्मक पक्ष भी अनिवार्य तौर पर होता है, मूल्यों में भावना का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो सेम मानेकशॉ वाला डायलॉग याद है आपको, सेम मानेकशॉ जो फिल्म बनी सेम बहादुर, तो उसमें क्या होता है कि वो एक सजा देता है, मतलब सेम मानेकशॉ नहीं देता, उसके जूनियर जो होता है वो अपने से जूनियर को देते हैं। वो कहता है कि इसने मुझे सलाम नहीं किया तो इसको 1000 सलाम देने की सजा दी है। अब आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब उसकी भावना जुड़ी हुई थी कि ये मुझे जब भी देखेगा तो नमस्ते करेगा, और इसीलिए उसने उसको सजा दी। तो इस तरह की बात है। तो मूल्यों में भावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा क्या है, मूल्य हमारे क्या है, आदर्श है। मूल्य क्या है, नैतिक आदर्श है। मूल्य आदर्श है। और अभिवृत्ति क्या है, बताओ अभिवृत्ति क्या है जल्दी। मूल्य आदर्श है और अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति व्यवहार है, अभिवृत्ति एक्शन है। लाइट कैमरा एक्शन वाला एक्शन नहीं है ना, एक्शन वही वाला एक्शन समझ लो, ठीक है। जैसे कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पर तुमने किया, ठीक है। जैसे कि एक क्या है, एक वही शर्त क्या बनी हुई है, प्रेम बिना शर्त होता है, बिना मतलब कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पर तुमने किया। वो है ना, मेरा सर झुकाए झुका ही रहेगा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही सिंगल रहूंगा। आज की डेट में तो कोई नहीं रहता, बट जिस समय मनोज कुमार साहब ने ये गाना गाया उसकी बात मैं बता रहा हूं। आजकल भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मूल्य हैं, जिनका आदर्श बनाया हुआ है उन्होंने कि भाई प्रेम किया है, ठीक है। जैसे ना, दिल दो किसी एक को मगर किसी नेक को, ठीक है। तो एक को दिया था, अब वो नहीं मिली तो बस, और कोई तू नहीं कोई और वैसे तो एक डायलॉग ये भी है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है। एक जमाने में तू ही तो नहीं, ऐसे करके जो वो है। बट बहुत से लोग हैं कि बस एक ही है, तू नहीं तो कोई नहीं।
ठीक है, तो ये वाली बात है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन साथी को, ईश्वर ना करे कि भाई कुछ हो जाता है तो वो आजीवन फिर वैसे ही रहते हैं। तो क्या होता है कि आदर्श है, आदर्श मेरा है कि भाई सच बोलने का, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए सच बोलेंगे। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर था, हर परिस्थिति में क्या बोलता था? सच ही बोलता था। हालांकि विशेष परिस्थितियों में वो उसने झूठ भी बोला, बट क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अभिवृत्ति विशेष परिस्थितियों में बदली जा सकती है, मूल्य ज्यादा स्थिर है, अभिवृत्तियों को फिर भी कमजोर है, आगे हम देखेंगे। जैसे गांधी जी चाहते थे सभी के साथ बराबरी का अधिकार हो, तो बराबरी का अधिकार हो तो उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया, इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला, नटाल कांग्रेस निकाला, और आश्रम जो खोला था, क्या नाम रखा था कांग्रेस उस अपने आश्रम का, जो दक्षिण अफ्रीका में जो आश्रम खोला था उसका, कमेंट बॉक्स में बताओ चलो मेरे को। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना है तो देना है, बात खत्म। भगत सिंह के लिए क्या था भाई? मूल्य आदर्श थे ना उनके। मैंने अपनी जवानी तो देश के नाम लिख दिए। बहुत से लोग हैं उनकी, कोई पत्रकार है उसने मान लो सच्चाई को अपना मूल्य बना रखा है, आदर्श बना रखा है, तो वो दिन रात कैसे काम करेगा? सच्चाई के लिए ही काम करेगा ना, सच्चाई के लिए ही दौड़ धूप करेगा ना, सच्चाई के लिए ही भागेगा ना। तो बेसिकली क्या है कि मूल्य हमारे क्या है? आदर्श है, और अभिवृत्ति क्या है? हमारा व्यवहार है। और क्या है तीसरा अंतर? मूल्य साध्य है, मूल्य साध्य है और अभिवृत्ति साधन। मूल्य साध्य है और अभिवृत्ति साधन। साध्य और साधन तो मेरे ख्याल से आप समझते ही होंगे, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, जीएस पढ़ करके आए होंगे, पॉलिटी पढ़ करके आए होंगे, जीएस पेपर 2। लेकिन फिर भी बता देता हूं कि साध्य क्या होता है, कि साधन क्या है। जैसे साधन है दूध, गैस, पानी, चाय पत्ती, चीनी, शक्कर, जो भी है ना। और आपका साधन क्या है? चाय। साध्य क्या है? चाय, या चाय की इच्छा पूर्ति करना। तो ये वाली बात है। जैसे साध्य क्या है? समानता। साधन क्या हो गए? सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी। साधन क्या हो गए? कि भाई साध्य क्या है? कि भाई देश में आजादी स्थापित कर लेकर के आनी है, अंग्रेजों को भगाना है भारत से, या जेलों में जो है वो, जेलों में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी है। तो साधन क्या हो जाएगा? भूख हड़ताल कर दी। साध्य क्या है? कि भाई मूल्य है। मूल्य क्या है? साध्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूल्य क्या है? आदर्श है। वही बात हो गई कि साध्य है, और जो व्यवहार है वही साधन है। तो एक ही जैसी बात हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ाई होगा, गांधी जी तो ये मानते थे कि साध्य भी नैतिक होना चाहिए और साधन भी नैतिक होना चाहिए। ठीक है, और जॉन रॉल्स जो थे वो क्या कहते थे कि भाई केवल साध्य को नैतिक होना चाहिए, साधन कैसा भी हो केवल साध्य नैतिक होना चाहिए। और इमैनुअल कांट दुनिया में पहला ऐसा दार्शनिक था जिसमें यह कहा था कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, दुनिया का एक भी व्यक्ति साधन नहीं है। साधन किसे कहते हैं? जिसको यूज में लिया जाए ना, वो साधन है। अपने फायदे के लिए जिसको यूज में ले लें वो साधन है। तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, और दुनिया के एक भी व्यक्ति को इस तरीके से काम में नहीं लेना चाहिए कि जैसे वो कोई साधन हो, यूज में लेना, जैसे कहते हैं ना यूज एंड थ्रो वाली बात जो कह देता है। तो ये वाली बात है। ठीक है, चौथा अंतर क्या है? मूल्यों का संबंध किससे है? नैतिकता से। अनिवार्यता है। मूल्य कैसे होंगे? सारे के सारे नैतिक होंगे, तभी तो इनका नाम नैतिक मूल्य है। और जबकि अभिवृत्ति का संबंध नैतिकता से हो, यह अनिवार्य नहीं है। तो मूल्य अनिवार्यता नैतिक, मूल्य अनिवार्यता नैतिक, अभिवृत्ति नहीं। मूल्य अनिवार्यता नैतिक होते हैं, पर अभिवृत्ति अनिवार्यता नैतिक होती नहीं है। या मूल्य अभिवृत्ति में नैतिकता का होना अनिवार्य नहीं है। नैतिक हो भी सकती है अभिवृत्ति, लेकिन अनिवार्य नहीं है। जैसे ईमानदारी मूल्य है, सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, जो भी, ये तो बुद्ध वाले हो गए, पर जो भी है, सहनशीलता है, दया है, पारदर्शिता है,
त्याग है, क्षमा है, करुणा है। एटीट्यूड क्या है? पिज्जा खाना। एटीट्यूड क्या है? स्मोकिंग करना। तो ये नैतिक अनैतिकता से बाहर है। पिज्जा खाने में खाओ, खूब खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, ठीक है, रोटी खाओ, भाजी खाओ, कुछ भी खाओ, हमें क्या लेना देना है ना, कुछ भी खाओ। तो ये नैतिक नहीं है। तो एटीट्यूड का, सब एटीट्यूड में नैतिकता का होना अनिवार्यता नहीं है, पर मूल्यों में नैतिकता का होना अनिवार्यता होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, जो मूल्य जो होते हैं ये कैसे होते हैं? सामाजिक। मूल्य कैसे होते हैं? सामाजिक सहमति पर बनते हैं। मूल्यों में सामाजिक सहमति अनिवार्य होगी। पूरा समाज सहमत है तभी तो मूल्य बना है ना। ईमानदारी का, दया का, करुणा का, साहस का, त्याग का, पारदर्शिता का, कोई भी हो, ठीक है। तो इनमें क्या होती है? सामाजिक सहमति होती है। जबकि अभिवृत्ति कैसी होती है? व्यक्तिगत भिन्नता। और अभिवृत्ति में क्या होगी? व्यक्तिगत भिन्नता। जैसे किसी को पिज्जा खाना पसंद है, किसी को नहीं है। किसी को, एक को पिज्जा पसंद है, दूसरे को आलू का पराठा पसंद है, वो भी बटर डाल के। ठीक है, तो ईमानदारी है, पूरा समाज ईमानदारी पे चल रहा है, ईमानदारी पे कॉमन सहमति बनी हुई है, लेकिन पिज्जा खाने पे नहीं है। और क्या है? और आप लिख दो कि मूल्य तो क्या है कि सभी के कॉमन मूल्य होते हैं, जबकि अभिवृत्ति क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं। जैसे सभी पशुओं से प्रेम करना, अहिंसा है, तो अहिंसा में सभी पशुओं पर प्रेम करना है, जीव दया करनी है। लेकिन एटीट्यूड में क्या होगा कि आपको कुत्ते पसंद है, आपको बिल्ली पसंद है तो आपने बिल्ली पाल ली, आपको कुत्ते पसंद है, आपको कुत्ते पसंद है, कुत्ते पाल लियो। आप कहते हो गाय हमारी माता है, गाय के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपने गाय पाला। आप सुबह सुबह जो है वो चींटियों को आटा डालते हो, आप सुबह सुबह छत पे पक्षियों के लिए दाना डालते हो। तो ये क्या है? ये विशिष्ट हो गया। जब विशिष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एटीट्यूड में चला जाएगा। और जब कॉमन हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे जीव दया, तो जीव दया एक मूल्य हो जाएगा। और जब मैं ये कहूंगा कि नहीं यार कुत्ते बहुत ही वफादार होते हैं, तो ये क्या हो गया? एटीट्यूड हो गया। तो हम इनमें एक और अंतर यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि मूल्य कैसे होते हैं? सामान्य। और अभिवृत्ति कैसी होती है? विशिष्ट। एटीट्यूड्स कैसे होते हैं? विशिष्ट। जैसे कुत्ते के प्रति है, या किसी की चींटी के प्रति है, किसी के गाय के प्रति है, किसी का बिल्ली के प्रति है, ऐसे। जैसे चूहों के प्रति किसी का नहीं होता, कॉकरोचों के प्रति किसी का नहीं है, मकड़ी के प्रति किसी का नहीं है। वो एक नीत्शे का एक बहुत फेमस कथन है, फ्रेडरिक नीत्शे का आपने नाम सुना होगा। रूस के बहुत बड़े, वैसे उनका जन्म तो जर्मनी में ही हुआ था, फिर वो रूस में बस गए थे। फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने सुपरमैन की धारणा दी, जिन्होंने कहा था कि ईश्वर मर चुका है। ठीक है, क्यों नीत्शे का ईश्वर मर चुका, कैसे जर्मन का भाग खुला, ये एक घटिया कविता लिखी थी मैंने किसी जमाने में। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, भूल ही गया यार। हाँ, नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे का एक कथन था कि भाई यदि आप एक इफ यू किल्ड ए बटरफ्लाई यू आर डेविल, बट यू किल्ड ए कॉकरोच यू आर अ हीरो। कि यदि तुम एक तितली की हत्या करते हो तो तुमको क्या कर देता है? पूरा समाज शैतान घोषित कर देता है, हत्यारा घोषित कर देता है। और यदि तुम किसी कॉकरोच की हत्या करते हो तो पूरा समाज तुम्हें क्या कर देता है? हीरो बना देता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में मर्डर तो दोनों में हो रहा है, काम एक ही हो रहा है, लेकिन समाज का देखने का नजरिया है कि वो कि समाज किसको अच्छा मानता है और किसको बुरा मानता है, उसके आधार पर आपके कार्य की व्याख्या होगी। यदि कोई समाज ऐसा है कि जिसमें यह है कि भाई मारना, चाहे किसी को भी मारा हो आपने, यदि किसी को मारा है, किसी की जान ली है, तो आप हत्यारे ही कहलाओगे। लेकिन जब यह कह दिया कि नहीं, तितली को मारा है तो आप हत्यारे हो, और यदि कॉकरोच को मारा है तो आप हीरो हो, तो फिर वो क्या है? समानता नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या हो गई? फिर अच्छे और बुरे को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। फिर यहां पे अधिनीति शास्त्र को हम लेकर के आएंगे कि भाई प्रत्येक समाज के हिसाब से हर एक कोई ना कोई चीज अच्छी होती है और कोई ना कोई चीज बुरी होती है।
इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी काम के लिए पुरस्कार मिलता है तो इसलिए नहीं मिला पुरस्कार क्योंकि आपका काम वास्तव में अच्छा था, आपको पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि वो समाज चाहता है कि ज्यादातर लोग यही काम करें। ठीक है, तो यही वाली बात है। तो इसीलिए क्या है कि ये एटीट्यूड इसीलिए विशिष्ट होते हैं क्योंकि विशेष जानवर के प्रति हैं। और क्या लिख सकते हो, मूल्य कैसे होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। मूल्य कैसे होते हैं, दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा तो ऊपर लिख देंगे ना, लिख ही देता हूं ऊपर ही। मूल्य कैसे होते हैं, दीर्घकालिक। मूल्य कैसे होते हैं, दीर्घकालिक। और जो अभिवृत्ति जो होती है, अभिवृत्ति कैसी होती है, तात्कालिक प्रतिक्रिया। कैसी होती है, तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। कैसे, जैसे मूल्य क्या है, समानता। अब समानता एक दिन में आ जाएगी क्या, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर मूल्य आया तो आपका एटीट्यूड यदि समानता का आ गया तो अब आप पहले दिन से ही, अभी से ही क्या कर दोगे, सभी के साथ पूरी कोशिश करोगे समानता का व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो जैसे आपका मूल्य आ गया कि भाई देश को आजादी मिलनी चाहिए, तो आप पहले दिन से क्या करोगे, आजादी के आंदोलन में कूद पड़ोगे। अगर आपका मूल्य है किसका, कोई भी मूल्य बन गया ईमानदारी का, तो आप अभी से ही सच बोलना शुरू कर दोगे, अपने व्यवहार में ईमानदारी को लाना शुरू कर दोगे। तो मूल्य होते हैं दीर्घकालिक और अभिवृत्ति क्या होती है, तात्कालिक प्रतिक्रिया। और क्या लिख सकते हो, मूल्य कैसे होते हैं, गहरे। व्यक्तित्व में, किसी भी इंसान में मूल्य बहुत गहरे तक समाये हुए होते हैं। और क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं कि 100% स्थायी होते हैं, बट अभिवृत्तियों की तुलना में स्थायी होते हैं। और जो अभिवृत्तियां जो होती हैं, अभिवृत्तियां कैसी होती है, लचीली। अभिवृत्तियां आपकी कैसी होंगी, लचीली। और कैसी होंगी, परिस्थितिजन्य। जैसे मूल्य तो है सच बोलने का, आप हमेशा सच ही बोलोगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंटरव्यू में आप झूठ बोल सकते हो। इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो। जैसे आपका मूल्य है समानता का, आप कह रहे हो कि आरक्षण तो होना ही चाहिए भारत में। इंटरव्यू में लोगों ने पूछ लिया आपसे, इंटरव्यू पूछ लिया, बताओ आरक्षण होना चाहिए कि नहीं। अब आपको पता है कि इंटरव्यू मैंने बोल दिया कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो मेरे तो नंबर कट गए ना। तो आप वहां पे क्या बोलोगे, नहीं आरक्षण होना चाहिए, मूल्यों के विपरीत काम कर दिया। या फिर आप कहते हो कि भाई समाज में जो है वो आरक्षण में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, और आपको मानना है कि नहीं होना चाहिए। और उसने पूछ लिया है कि भाई बताओ आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं, और आपको पता है कि यदि मैंने कह दिया कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए तो मेरे नंबर कट जाएंगे। तो आप क्या बोल दोगे, झूठ बोल दोगे, नहीं साहब क्रीमी लेयर होना ही चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। तो बेसिकली क्या होता है कि मूल्य गहरे और स्थायी होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में जो एटीट्यूड है आपका, जो प्रतिक्रिया है, वो मूल्य के अगेंस्ट हो सकती है, लचीली हो सकती है, परिस्थिति के जन्य हो सकती है। जैसे युधिष्ठिर थे ना, हमेशा सच बोलते थे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार उन्होंने क्या बोला, एक बार उन्होंने बोला असत्थामा हतो हतः युद्धम सर्वे महारथे। असत्थामा हतो हतम, कि भाई युद्ध के सारे महारथी सुन लो, असत्थामा मारा गया। और उसके बाद की जो लाइन बोली, तो जो क्या कहते हैं वो भीम था, उसने अपना पौंड्र नामक शंख बजा दिया वू करके। एक घटिया कविता लिखी थी मैंने किसी जमाने में कि संसार त्यागना जोगी वन, संसार बदल दे ओ मानू। तू पौंड्र बजा तू बिन वह के सारंग उठा। पौंड्र बजा तू बिन वह के सारंग उठा। चढ़ दुशासन की छाती पर, निर्भय मानव को कर दे तू। संसार त्यागना जोगी वन, संसार बदल दे ओ मानू। ऐसे करके घटिया कविता लिखी थी मैंने एक बार। चलिए कोई बात नहीं है ना। तो मूल्य गहरे होते हैं, स्थायी होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया।
और अभिवृत्तियां कैसी होती है? लचीली है। समय के साथ इनको क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है वो इनमें लाया जा सकता है। और मूल्य कैसे होते हैं? सार्वभौमिक। ईमानदारी पूरी दुनिया में है, सत्यता पूरी दुनिया में है, नैतिकता पूरी दुनिया में है, करुणा पूरी दुनिया में है, हर जगह है। लेकिन जो अभिवृत्तियां हैं वो विशिष्ट होती हैं। कैसी होती हैं? विशिष्ट संदर्भों से प्रभावित होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे जापान की संस्कृति में शिष्टाचार का मूल्य है या स्वच्छता का मूल्य है, बहुत हाई है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है साफ सफाई रखने का, अब स्वच्छता तो दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि भाई साफ सफाई हो, लेकिन जापान के लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत खास है। शिष्टाचार के मामले में हो, समय की पाबंदी के में हो, दुनिया के और देशों का एटीट्यूड जो वो इस संदर्भों से प्रभावित है, लचीला है। पूंजीवादी देश जहां होंगे वहां प्रतिस्पर्धा का मूल्य जो है वो बहुत हावी होगा, लोगों का एटीट्यूड ऐसा होगा कि वो अधिकतम लाभ कमाएंगे, ऐसे ही कार्य करेंगे। जबकि जिन देशों में समाजवाद है वहां ऐसे होने की संभावना कम है। क्लियर? जैसे कि यही सारे, और जैसे अफ्रीका की एक प्रजाति है, उसमें जैसे दुनिया की कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जहां प्रतिस्पर्धा का मूल्य ही नहीं है। वो समाज मिल बांट के खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उनमें कभी संपत्ति का बंटवारा ही नहीं होता, वो एक दूसरे के से होड़ ही नहीं कर रहे, वो अधिकतम लाभ की कामना ही नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। तो ऐसे ही मूल्य सार्वभौमिक होते हैं और अभिवृत्तियां विशिष्ट संदर्भों से प्रभावित होती हैं। इतने उदाहरण लिखवा दिए हैं, 8-9 अंतर लिखवा दिए हैं, इनमें से 5 लिख देना बहुत है, कोई सी भी 5 जो आपको पसंद आए। और उदाहरण अच्छे अच्छे दे देना, बढ़िया वाले, थोड़े गहरे वाले उदाहरण दे देना, तो थोड़ी क्या हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा आपका उत्तर। तो 150 शब्दों का प्रश्न आएगा इस पर, मतलब प्रश्न तो लिमिटेड शब्दों का आएगा, उसका जवाब 150 शब्दों में देना होगा, 10 अंकों का आएगा। तो उम्मीद है कि इस 10 अंकों में से आप 6 अंक 7 अंक प्राप्त करो। हम तो कहें कि 8 भी प्राप्त करो, हालांकि वो देते नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। आंसर ऐसा लिखना है कि 10 में से 12 आए आपके हिसाब से, ठीक है, तब जाकर के 7 आएंगे भाई, नहीं तो 5 ही रह जाएंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये है आपका। हालांकि मेरा आज इसी वीडियो में और पढ़ाने का मन था एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड्स भी, अभिवृत्ति और अभिरुचि, पर मेरे को लगता है कि अब ये वीडियो जो है वो काफी लंबा हो गया है और 1 घंटे से 60 मिनट से ऊपर का चला गया है, और चूंकि 60 मिनट से ऊपर का चला गया है ये, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको देखेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज यार सवाल जरूर पूछ लीजिए यार, एक रिक्वेस्ट थी आप सब लोगों से, यदि आप मानना चाहें तो, कि यार सवाल पूछ लिया कीजिए, है ना। कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, आप कुछ सवाल पूछोगे, कुछ आपकी प्रतिक्रिया आएगी तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को भी समझ में आएगा कि मैं राइट ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं, आपको जो आवश्यकता है वैसे आवश्यकता के हिसाब से पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा। और एक दूसरी बात ये भी है कि भाई आप देखोगे, कमेंट करोगे तो फिर मुझे अपनी कमियां पता लगेंगी ना, और उन कमियों को दूर करके मैं थोड़ा खुद को और बेहतर कर सकता हूँ। वो एक कहावत, एक डायलॉग है कि दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें और बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, सवाल पूछिए यार, बेधड़क सवाल पूछिए। पिछले सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं, कोई भी ऐसा भी प्रश्न पूछिए, मैं आपको उसकी व्याख्या करूंगा। कुछ भी एथिक्स से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड जो कुछ भी पूछोगे, जितना भी मैं बता सकता हूँ आपको बताऊंगा, जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ हेल्प करूंगा, या यूपीपीसीएस हो या आरपीएससी हो ना, या एमपीपीसीएस हो, उनसे रिलेटेड जितनी हेल्प, जितनी जानकारी मेरे को है उतनी मैं कर पाऊंगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन का प्लीज रिक्वेस्ट करके आपसे विनती है, उपयोग कीजिए, सवाल जरूर पूछिए ना। जितने ज्यादा एक्टिवली आप सवाल पूछोगे, उतने ज्यादा आप पढ़ोगे, उतने ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में याद रहेगा, आपके दिमाग में, माइंड में रिटेंशन उतना ज्यादा होगा। तो कमेंट कीजिए ना, सवाल पूछिए ज्यादा से ज्यादा, कोई भी प्रश्न पूछिए, कोई भी कमी हो तो वो बताइए, कुछ गलत बता दिया तो वो बताइए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, है ना। और जो कहा है तो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।